टॉक मतलब नॉर्सिट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लाइक वी डोंट गिव दैट मच फोकस, ठीक है। पहला है रिसर्च, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा नर्सिंग एजुकेशन, राइट। बट जो एक बोलते हैं ना एक डिफरेंस बनता है मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि मेड सर्च, पीडियाट्रिक्स ये हर कोई पढ़ के जाएगा। एक जो बेसिक छोटा मोटा डिफरेंस बनता है तुम्हारे, जो तुम्हें रैंक होल्डर बनाता है ना, कि ठीक है सिर्फ क्लियर करना नहीं है, मुझे अच्छी रैंक लानी है, उसके लिए ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं, जैसे रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड रैंक, ठीक है, एटलीस्ट गो थ्रू वंस विद ऑल द क्वेश्चंस यू हैव बीन गिवन थ्रू योर कोचिंग, ओके। एक बार रिवीजन करना एंड प्रॉपरली उनको रीड करके जाना, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट कह लो या सजेशन कह लो, दैट विल इम्प्रूव योर रैंक, ओके। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कितनों को इंटरेस्ट है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स सुने होंगे, है ना। सो विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन दीज क्वेश्चंस। सो the first question is sharing responsibility and authority with other and holding them accountable for performance is termed as, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को शेयर करना, साथ के साथ जिनको शेयर की है उनको रिस्पॉन्सिबल, उनको जो मैं हूँ, मैंने 5 लोगों को काम दिए कि एक को पीडियाट्रिक के क्वेश्चन पढ़ के आने हैं या सेग्रीगेट करके लाना है, एक को मेड सर्च के, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम पढ़ के आओगे और कल आके पढ़ाओगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? लेट्स डिस्कस। ऑप्शन ए लीडिंग। लीडिंग का मतलब लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप क्या होती है? That I stand in front, directing and leading a person, telling him कि मतलब मैं लीड करूँगी, मैं डिसीजन लूँगी, ठीक है, मैं उनको सुपरवाइज करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आई एम लीडिंग दिस क्लास, आई एम गिविंग यू सजेशन कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग और लीडरशिप, ठीक है। हमारे जैसे कंट्री का लीडर कौन है? मोदी जी अभी, ठीक है। सो ही इज लीडिंग द कंट्री, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन नॉट जस्ट डेलीगेशन ऑफ वर्क, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड प्लानिंग, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग द रिसोर्स, फाइंडिंग योर प्रोज एंड कॉन्स, उस टाइम पे क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, एंड देन लीडिंग इट टू द गोल, जो तुम्हें गोल चाहिए उस तक, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ऑर्गेनाइज। मतलब इसमें एक पूरा सेट होता है। जैसे घर में कोई फंक्शन करना है, ऑर्गेनाइज उसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें प्लानिंग इंक्लूड होती है ना। फिर हम एलिमेंट, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो पहले से तैयारियां शुरू होती हैं ना, है ना। सो इट्स ए इवेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सुपरविजन में ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोलिंग हो, बट कंट्रोलिंग नीड्स सुपरविजन। समझ रहे हो? जब तक इंसान सुपरवाइज नहीं करेगा तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ कि क्लास में आप मुझे सुनेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। डी है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब मैंने बात की, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को डिवाइड करना, किसी को देना और उन लोगों को अकाउंटेबल हेल्ड करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो आंसर क्या होगा?
समझ आया? चारों वर्ड का मतलब समझ गए? हाँ, किसी तुम्हारी फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, ठीक है, तो तुम्हें बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बोलता है ना बर्थडे पार्टी देंगे, तो उसमें क्या करते हो पहले तुम? क्या करोगे सबसे पहले? बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले तुम्हें सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, क्या उसमें सिर्फ काम देना आता है? नहीं ना, इट इंक्लूड एवरीथिंग। इसमें तुम सबसे पहले प्लान करोगे कि किस जगह करूँगा, किस किस लोगों को बुलाऊँगा, है ना, कितना क्या खाने में रखूँगी, ठीक है, मेरा बजट कितना है, ठीक है। उसके बाद तुम जाके वहाँ उस होटल में या जो भी जहाँ भी जिस रेस्टोरेंट में प्लान कर रहे हो या घर पे प्लान कर रहे हो, उसके लिए तुम रिसोर्सेज देखोगे, रूम कितना बड़ा है। अच्छा, मैंने तो सोचा था 12 लोग पहले से प्लान किए थे, फिर मैंने को याद आया कि कमरा तो छोटा है, कैसे होगा, है ना। फिर डेकोरेशन, इट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड एवरीथिंग, बेसिकली प्लानिंग से लेके टिल एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ आ गया? व्हाट वुड बी द आंसर? D, delegation. Delegation stand for giving the work to the subordinate with holding them be accountable. मैंने इसे काम दिया कि कल मॉर्निंग में मुझे दो कप चाय के पीने हैं और मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसको काम दिया है कि चाय मुझे लाके देगा, तो मैं इसको अकाउंटेबल, अगर ये नहीं लाके देगा तो मैं इसकी गलती बताऊंगी, ठीक है। ऐसे करते हैं ना ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, एक मैनेजर होता है, उसके नीचे सब ऑर्डिनेटर, फिर उसके नीचे, तो हर एक शेयरिंग डेलीगेशन ऑफ वर्क करते हैं, है ना, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ की बात कर लें, जैसे खेम सर है, खेम सर के साथ दूसरे सर हैं, बाकी टीचर, उसके बाद टीचर्स आते हैं, फिर मैम आती हैं, है ना, तो देयर इज़ डेलीगेशन ऑफ वर्क। चलो नेक्स्ट पढ़ो। मिस रोहिणी इज अ न्यू नर्स educator, that is not education, educator of a private tertiary hospital. She conducts a orientation among new staff nurses in her department. Leena, one of the new staff, want to understand channel of communication, span of control, line of communication. Which of the following will provide this information? बताओ। थोड़े भारी भारी शब्द हैं, ठीक है, जिनको मैंने अंडरलाइन किए हैं, अगर तुम्हें इनका मतलब पता होगा तो तुम आंसर कर पाओगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन जस्ट टेल्स यू अबाउट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है, और जब तुम ये जॉब हेल्ड करोगे, नर्स बनोगे, तब तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस इतना, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका आंसर। हाँ, बी या डी? बी कितने बोल रहे हैं हाथ? बी, ओके, वाई? Very good. Or it include orientation of organization structure. Basically we are actually discussing the organizational structure. उसमें सब कुछ होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसमें बताया जाएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं बात करूँ, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, उनके नीचे क्या है? DNS, ठीक है। अब ये पोस्ट वैसे हट गई है काफ़ी जगह से, उसके नीचे है ANS, फिर उसके बाद क्या आते हैं? SNOs, ठीक है, अलग अलग वार्ड के, फिर उनके नीचे कौन आते हैं? नर्सिंग, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिस, उसमें भी हायरार्की है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड जूनियर, है ना। तो ये सारी कैटेगरीज डिवाइड है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे पता चला?
बिकॉज यू नो नर्सिंग का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। अब उसने बोला चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किसके थ्रू, चैनल का मतलब क्या रूट यूज़ कर रहे हैं, रिटन, वर्बल, ठीक है, कौन से चैनल से करना है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नर्सिंग ऑफिसर को कुछ कंप्लेंट करनी है और वो सीधा जाके एनएस को लिख सकता है, नो ना, सबको पता है इट हैज़ अ चैनल। ये नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट कम्युनिकेट करेगा अपनी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को, फिर शी विल गो टू एएनएस और डीएनएस, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। दे विल रिपोर्ट टू एनएस, सो दे दैट नीड्स अ प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसे ही एनएस मैम सीधा जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, तो कोई भी कमांड देना चाहती हैं, ठीक है, या सर, तो डायरेक्टली नहीं देते हैं, राइट, वो इनके थ्रू आता है ना, सेम। सो देयर इज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होती है। देन स्पैम ऑफ कंट्रोल, एक डेलीगेशन, एक कंट्रोल रहता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब सीनियर, एक हायरार्की देखने को मिल रही है ना तुम्हें, सीनियर, फिर उनसे जूनियर, फिर उनसे जूनियर, उनसे जूनियर, फिर सबसे जूनियर, राइट। एक ये जो हायरार्की है जो पावर डेलीगेट करती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने का पावर देती है, दैट हायरार्की इज इटसेल्फ सीन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आया? मुकेश खनवत अपने वाला मुकेश है? वेरी गुड मीनल, वेरी गुड मुकेश। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। सुपरविजन एंड डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? बताओ। कंट्रोल, सुपरविजन आ सकता है कंट्रोलिंग में, ठीक है, बट व्हाट अबाउट डेलीगेशन? हाँ, क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? प्लानिंग में क्या करता है इंसान? मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, मैंने प्लान किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे नॉर्थ सेट, मतलब मैं यहाँ जस्ट इमेजिन कर लो ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने प्लान किया कि इस बार मैं 80% से ज़्यादा अपना सक्सेस रेट लेके आऊँगी, तो ये मैंने प्लान किया, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। उसके लिए मैंने प्लान किया कि मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले मैं रेगुलर अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करूँगी, है ना, अपने टीचर्स को प्रॉपरली गाइड करूँगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगी, बुक्स वगैरह रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊँगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट टेस्ट सीरीज रखेंगे सो दैट मतलब बच्चों को अपनी गलतियों का पता चले, है ना, एंड दे कैन वर्क अपॉन दैट। तो ऐसे मैं कर करके प्लान करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट प्लानिंग। कंट्रोल, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इंक्लूड, अब मैं देख रही हूँ जो मैंने प्लान किया है, जो मैंने चेकलिस्ट बनाई थी कि ये होना चाहिए, ठीक है। हमारे टीचर आ रहे हैं, हमारे बच्चे रेगुलरली एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं, ठीक है। इट इंक्लूड सुपरविजन बट इट डजंट इंक्लूड डेलीगेशन, ठीक है। उसमें मैं कुछ डेलीगेट तो नहीं कर रही हूँ ना कोई काम, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि मैंने जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट कर, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ठीक है। कैसे? देख रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ हो गई, है ना, मैंने ऑर्गेनाइज की टेस्ट सीरीज, बच्चों को बुलाया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल कराया, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टेस्ट। उसमें जो मैंने इवेंट्स रखे थे वो ऑर्गेनाइज किए प्रॉपरली, ठीक है। देन इज़ डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग में क्या आता है? आई एम डायरेक्टिंग टू अचीव अ गोल। मैंने क्या गोल रखा था? 80% सक्सेस रेट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला? सारा काम डेलीगेट किया, प्लान किया, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले देखा सारे काम हुए या नहीं हुए, ठीक है। देन मैंने उसको डेलीगेट किया और साथ के साथ सुपरवाइज किया, ठीक है। थोड़े कंफ्यूजिंग से वर्ड्स हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कॉमन सेंस यूज़ करना। कॉमन सेंस से तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे घर में होता है, घर मम्मी के काम, मम्मी के एग्जाम्पल से कर लो याद, ठीक है। मम्मी जैसे होमवर्क कराना होता है बच्चों का, है ना, तो मम्मी क्या करती है, या कोई भी काम करना है, पूरा घर मैनेज करना है, तो डिवाइड करती है मम्मी काम, है ना। हस्बैंड को बोलती है कि आप सुबह उठ के चाय बना देना, मीनवाइल मैं सब्जी वब्जी काट दूँगी और टिफ़िन प्रिपेयर कर दूँगी बच्चों का। आप इतना कपड़े प्रेस कर रखे हैं मैंने रात को, आप बच्चों को नहला देना और तैयार कर देना, मैं टिफ़िन बैग में डाल के बुक्स वगैरह चेक कर दूँगी, है ना। तो शी इज़ जस्ट नॉट ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, प्लान कर रही है, साथ के साथ डेलीगेट कर रही है ना, और साथ के साथ सुपरवाइज भी कर रही है ना। तो डैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग करना मतलब किसी को दिखाना, रास्ता दिखाना, है ना, कि भैया आप सीधे जाके दाएं मुड़ जाइए। फिर मैं वहाँ देख भी रही हूँ कि हाँ ठीक है, सही हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि नॉर्थ सिटी में अगर तुम्हें अच्छी रैंक लानी है तब तुम्हें ये सब्जेक्ट हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टिंग। वेरी गुड मुकेश, आंसर इज डी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो सबको याद होगा। बताओ, इसको मैं किसी तरह से याद भी नहीं करा सकती, तुम्हें सबको अपने आप से याद करना। बताओ क्या आंसर होगा? वेरी गुड। हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कौन थे? लिख लो क्वेश्चन। ऑनलाइन में किसी को पता है हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? मीनल, मुकेश बताओ, फादर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी दो तरह से है, अगर किसी ने पढ़ी हो। दो तरह की नर्सिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होती है, दोनों के फादर अलग अलग हैं। किसी ने सुना है? हेनरी फेयोल को हमेशा याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे जिसके ऊपर कोई मैनेजमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, ठीक है। वो 14 प्रिंसिपल हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैक्स वेबर कौन थे? सर्च करो, चलो बताओ, हु इज मैक्स वेबर? मुकेश, लूथर गुलिक कौन से उसके मैनेजमेंट के फादर थे? स्पेसिफाई करो। मैंने बताया दो तरह की मैनेजमेंट है। फंक्शनल मैनेजमेंट, फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट, लूथर गुलिक।
ये जो थे फंक्शनल मैनेजमेंट के फादर थे। ठीक है, तो अलग अलग फादर हैं, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, मैक्स वेबर बताओ। मैक्स वेबर जो थे, ही हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, डेलीगेशन ऑफ वर्क कैसे करना, उन्होंने बोला था। ही इज़ अ थ्योरिस्ट, मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट थे। मतलब थ्योरी पता है ना, थ्योरी देना। उन्होंने बोला था डेलीगेशन ऑफ वर्क, जितना भी काम है वो कंपनी के हर एक इंसान को डेलीगेट किया जाए। ठीक है। देन फ्रेडरिक ट्रेलर कौन थे? Who is Frederick Taylor? बताओ बताओ, किसी को पता है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, कौन थे फ्रेडरिक टेलर? बताओ। क्या सारे? मोटिवेटेड फॉर मनी, ये किस थ्योरी में है? इनका पूरा नाम क्या है? मैं ये क्यों बता रही हूँ पता है? इस क्वेश्चन के साथ तुम 4 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ। बेशक सर्च करो, सर्च करके पढ़ो कौन किसने क्या किया, तो तुम्हें याद रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। फ्रेडरिक टेलर जो थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत सारी तरह की मैनेजमेंट आगे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, फादर ऑफ, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, मैरी फोलेट, ये कौन थी? बताओ, मैरी फोलेट कौन थी? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। किसको? इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, शी वॉज अ अमेरिकन सोशल वर्कर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है ना, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंपोनेंट, प्लानिंग, ठीक है, मैनेजिंग कंपोनेंट, एलिमेंट्स ऑफ, कुछ तुमने पढ़ा होगा टर्म्स। रुको मैं बताती हूँ, डिस्कस करता है ये। तुम मैनेजमेंट कोई भी मैनेजमेंट में 4-5 चीज़ें पढ़ते हो जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, जो मेजर टर्म्स होती हैं। बताओ कौन कौन सी हैं? कौन कौन से वर्ड्स बताओ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग। सुने ये वर्ड? ये सारे वर्ड्स होते हैं जो इंक्लूड करके एक मैनेजमेंट में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया सबको? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योर। फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट कौन है? लूथर गुलियट। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर कौन है? वेरी गुड, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तुम लोगों ने सही किया है, हेनरी फ्योल। यूज ऑफ पनिशमेंट एंड कोहेजन इज यूज्ड इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप? डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, अथॉरिटेटिव, लेसिक्स फेरी। अब ये टाइप ऑफ लीडरशिप है, अगर तुम्हें याद हो लीडरशिप कभी पढ़ी है लीडरशिप? नहीं पढ़ी, ठीक है। लीडरशिप, कोई भी लीडरशिप होती है दैट इज हाउ वी आर लीडिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एक लीडर क्या कर रहा है, किस तरह से, कौन से तरह से गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, दैट इज़ लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या मतलब समझते हो आप इसका? विनॉय, इट्स नॉट डी। लेसिक्स फेरी नहीं है। बताओ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, मतलब एवरीवन हैज राइट, ठीक है, इंक्लूडिंग द लीडर एंड द पीपल, ठीक है। सो इट्स लाइक फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना। ऐसे ही इसमें डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो लीडर है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू बीइंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लीडर खुद से क्या नहीं कर रहा है, सारे डिसीजन खुद से नहीं ले रहा है। जब खुद से लेने लगता है तो तब कौन सा स्टाइल आता है? हिटलर क्या था? हिटलर पता है ना, सुना होगा, जर्मनी पे उन्होंने शासन किया है। क्या था वो? एक डिक्टेटर थे। चाइना में दो इट इज़ सेड कि वहाँ पर अभी भी मतलब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, है ना, कहने को वहाँ पे एक पार्टी है, इलेक्शन भी होते हैं, बट ओनली वन पर्सन एक्चुअली रन्स दैट, मतलब वहीं एक ही पर्सन है जो हमेशा जीतते हैं, ठीक है, जो उनके प्रेसिडेंट है, ठीक है। सर्च कर लेना उनके बारे में, नॉर्थ कोरिया। ही इज़ अ कंप्लीट डिक्टेटर। हाँ, किम जोंग, वेरी नाइस। किम, तो वो डिक्टेटर कैसे हैं? वो सारे डिसीजंस खुद से लेते हैं, ठीक है। एंड अ डिक्टेटर टेंड टू फॉलो कि जो उसने बोला है वो पत्थर की लकीर है, और जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता उसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं। तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि डेमोक्रेटिक नहीं है, कुछ जो भी है उसमें एक जो लीडर है वो स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, वुड बी फॉलोइंग द कमांड, और जिसको पसंद होगा लीड लेना। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट्स, है ना, पार्टिसिपेंट से रिलेट करता है। तो मतलब इसमें भी क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम? सबऑर्डिनेट को, पार्टिसिपेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेसिक्स फेरी, ये सबसे एडजस्टेबल टाइप का लीडरशिप होती है। इट्स लाइक बेस्ड ऑन सिचुएशन बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें फ़ायदा होता है वैसा बन जाता है इंसान। जब डिक्टेटरशिप की ज़रूरत होती है तब डिक्टेटर बन जाता है, जब डेमोक्रेटिक की ज़रूरत होती है तब डेमोक्रेटिक। सो इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेसिक्स फेरी मतलब फ़ायदे के ऊपर बात हो रही है, जिसमें फ़ायदा वो अपना लेते हैं। बचा क्या? अथॉरिटेटिव, ठीक है। अथॉरिटेटिव मतलब का, इसका मतलब क्या है वर्ड का? मैं ऑथराइज कर रही हूँ, मैं अथॉरिटी दे रही हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग द पावर। सो आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड मुकेश एंड मीनल फॉर राइट आंसर।
मुकेश डी नहीं है, सी है, दोबारा से पढ़ो। समझ आया? एक और तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है, या तो अथॉरिटेरियन बोलते हैं या ऑटोक्रेटिक। ठीक है, दूसरा नाम। ये समझ आ गया? नेक्स्ट, इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। The four terms that are required to construct a part network are events, activity, dash and that management। ठीक है, बताओ PERT क्या होता है? किसी ने देखा है PERT चार्ट? इट्स अ चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन में हम PERT चार्ट, दो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक PERT होता है, एक और चार्ट होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। सो एक PERT चार्ट होता है, इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू शेड्यूल, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट द टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट। ये देखो, ये अगर फोटो देखोगे, इसमें इवेंट ऑफ माइलस्टोन है, मतलब इसको फिशबोन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज में बड़ा करके PERT जो होता है वो डेलीगेशन ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है, मतलब उसमें प्लानिंग पॉइंट्स रख देते हैं। ठीक है, मतलब मैंने 80% एग्जाम्पल की बात की थी ना, सक्सेस रेट, अब उसमें मैंने पॉइंट्स ऐड किए, मैंने उसकी चार्टिंग की। अब मैंने सोचा कैसे करेंगे। अब पहले मेरे को एक अच्छा सुपरवाइजर चाहिए जो who can talk about find good teachers, right? तो पहला मेरा गोल था फाइंडिंग, तो ये एक इवेंट था। ठीक है, उसके बाद टीचर फाइंड कर लिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था? स्टडी मटेरियल। तो नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड स्टडी मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर क्लासेस एंड शेड्यूल प्रॉपर प्लान्ड शेड्यूल को एग्जीक्यूशन करना, प्लान्ड स्टडी शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, वो कर लिया तो रेगुलर टेस्ट सीरीज टेस्ट। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू मोटिवेशन ऑफ प्यूपल्स। ये आंखों वाले प्यूपल्स नहीं है, बच्चों को प्यूपल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने पॉइंट्स किए हैं, अब मैं सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, ये हो गया गुड, मैंने अच्छे टीचर फाइंड कर लिए। ये पॉइंट कवर, मैं अगले पॉइंट पे आ गई। स्टडी मटेरियल मैंने अच्छा प्रोवाइड कर दिया, पॉइंट ख़त्म। नेक्स्ट शेड्यूल, जो क्लासेस थी वो टाइमली हो गई, रेगुलर टेस्ट हो गए, मोटिवेशन कर लिया बच्चों का। अब ऑब्वियस है देयर इज़ 90 to 100% चांस कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, जो मैंने जितना भी चीज़ किया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू PERT चार्ट। उसमें इवेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, पॉइंटर के इवेंट होते हैं, चेकलिस्ट बना, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, उसमें क्या होता है, PERT में डायरेक्शन भी होती है, पर मतलब तुम्हें एरोज दिखेंगे किस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम देख रहे थे।
थोड़ा इजी वाला। मैं तुम्हें बता रही थी ना 2 चार्ट होते हैं, तो एक तो होता है पर्ट चार्ट, दूसरा गैंट चार्ट, GANT, गैंट। ओके, पर्ट चार्ट किसने दिया था? पर्ट की फुल फॉर्म लिखो। हाँ, सबसे पहले प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। नाम में इसका मतलब है कोई मैंने प्रोग्राम बनाया, उसका इवैल्यूएशन रिव्यू कर सकती हूँ मैं फटाफट। ऑनलाइन सबको समझ आ रहा है? और इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, किन्होंने दिया था पर्ट चार्ट? रिमेंबर, पर्ट चार्ट वाज क्रिएटेड बाय यूएस नेवी। ठीक है, पूछते हैं कब बनाया था? 1950s में। क्यों बनाया था? टू गाइड पोलराइज्ड न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। ठीक है, अपने सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के वर्क के टाइम जब वो बना रहे थे, उस टाइम उन्होंने ये पर्ट चार्ट को बनाया था। अब पर्ट चार्ट इज यूज्ड इन सर्कल और रेक्टेंगल कॉल्ड नोड्स। जो भी उसमें इवेंट्स की बात करी थी वो सर्कल या ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, जो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है, मेरा माइलस्टोन्स से ना कि मुझे वो काम करने हैं। देन दीज नोड्स आर लिंक्ड बाय अ वेक्टर और लाइन। वेक्टर पढ़े हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर। वेक्टर टेल्स यू अबाउट अ डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, एरो जिसकी डायरेक्शन हो, और लाइन्स दैट रिप्रेजेंट वेरियस टास्क एंड देयर डिपेंडेंसी। बहुत सारे टास्क और उनकी आपस में डिपेंडेंसी। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि मैंने पढ़ाया ही नहीं और पहले टेस्ट ले लूँ। टेस्ट लेने से पहले मुझे पढ़ाना ज़रूरी है, राइट? सो दे हैव डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। समझ रहे हो? डिपेंडेंसी का मतलब तो पता है ना, एक दूसरे पे निर्भर करता है। मैं बिना पढ़ाए टेस्ट नहीं ले सकती, ठीक है? या मैं बिना अच्छे टीचर लिए स्टडी मटेरियल का क्या करूँगी? कुछ फ़ायदा है? नहीं है ना? समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, बट आई वॉन्ट कि तुम एटलीस्ट जो वर्ड हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनका मतलब तुम्हें साफ साफ पता हो, ताकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो तुम लोगों उसको भी अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलो उसका आंसर क्या होगा फिर? इवेंट्स एक्टिविटी प्लान करते हैं, क्या बताता है? और वेरी गुड, टाइम की बात, कितने टाइम में हम उन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। और दूसरा क्या बताया था मैंने? डायरेक्शन बताता है, मतलब पाथ, रास्ता बताता है। सो इट डील्स अबाउट स्लैक टाइम, कितना कम से कम टाइम लेगा, और क्रिटिकल, कितने अच्छे रास्ते से, कितने इम्पोर्टेंट रास्ता कब से कवर करेगा। ठीक है, किसने दिया था? दोबारा से बताओ। यूएस नेवी ने। ठीक है, 1950s। चलो वेरी गुड, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस स्वाति wants to influence the customary way of thinking and behaving that is shared by the members of department. What is this term as? क्या बोलते हैं इस टर्म को? दो वर्ड हैं भारी भारी से इसमें पूरे क्वेश्चन में। customary way of thinking and behaving that is shared by the member of department. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? कस्टमरी थिंकिंग। मैं चाहती हूँ तुम, अभी इसी क्लास की बात करते हैं डेली, अगर मैं बात करूँ
सो आई एम द लीडर, ठीक है, तुम लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक पॉइंट को समझो, हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को समझो और एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करो और उसी तरीके से सोचो, ठीक है। तो इसमें वे ऑफ थिंकिंग, मैं तुम्हें जैसा सिखाऊंगी, जैसे तुम्हारी थिंकिंग को चेंज करना चाहूँगी, मैं उसको ऑल्टर कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जस्ट पास ना करो नॉट सेट, एक अच्छी रैंक लेके आओ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मोटिवेट कर रही हूँ। क्या करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और इन सब पे फोकस देने के लिए। एटलीस्ट एक दिन बैठ के, ठीक है, कभी भी रात में 1 घंटा या 2 घंटा ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने थिंकिंग मॉड्यूलेट की एंड मैं चाहती हूँ तुम लोग एक जैसा बिहेव करो या एक कोऑर्डिनेटेड वे में बिहेव करो, सो दैट मेरा जो गोल है वो अचीव हो सके, 80% सक्सेस एटलीस्ट, ठीक है। मैं चाहती तो 100% हूँ, बट वी शुड टेक अ मार्जिन, है ना, 80% का। तो ये कैसे कर सकती हूँ मैं, किस तरह से, किस टर्म में फिट होता है? फर्स्ट है कल्चरल नेटवर्क। कल्चरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनमें आपस में कैसा नेटवर्क है, कैसा बिहेवियर है सब ऑर्डिनेट्स में, दैट इज कॉल्ड कल्चरल नेटवर्क। आपस में कैसा है, सीनियर्स के साथ कैसा है, ठीक है, दैट इज कल्चरल नेटवर्क्स। बी हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो सब कुछ होता है। वी टॉक अबाउट टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में जो मेन सुपरवाइज़र, मिडल मैनेजमेंट जो बीच वाले लोग हैं, मैनेजर्स आते हैं, और जो लोअर मैनेजमेंट में जैसे हम लोग नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, जो तुम लोग होने वाले हो। देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है? जो हमने डिस्कस किया था, NS, ठीक है, जो मैंने चार्ट बनाया था, एक प्रिपेयर किया था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है। इट इंक्लूड कि लीडर किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, उस अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी। वेरी गुड, वेरी गुड मीनल। सो द आंसर इज डी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। समझ आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसका आंसर दोगे तुम लोग मुझे। बोलो मैम, अभी तो आपने इतने सारे लीडरशिप स्टाइल बताए थे, उसमें से एक भी नहीं था, ये तो बताओ। वर्ड सुने हैं पहले कभी? अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक लीडरशिप स्टाइल है जो किसने डेवलप किया था? केनेथ ब्लैचार्ड एंड पॉल हार्से, ठीक है, बेस्ड ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर, ठीक है, जैसा टास्क वैसा लीडर का बिहेवियर, ठीक है, इज नॉन एज इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप है? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब चेंज होता रहना, ऐसा कोई लीडरशिप स्टाइल जो चेंज होता रहता है। खियाजमेटिक बोलते हैं, खियाजमेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें जो लीडर होता है वो, जैसे अब मुझे एक क्रिकेट की टीम बनानी है, मतलब तुम लोगों में, या तुम लोगों को नर्सिंग का सिखाना है, तो मैं एक नर्सिंग का एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाऊं जिसको सब जानते हैं, एंड ही इज़ वेरी फेमस और शी इज़ वेरी फेमस। जैसे मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ले लूँ, ठीक है, तो ये जो लीडरशिप, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल आके इस क्लास में तुम लोगों को मोटिवेट करें, तो दैट मीन्स एक चार्म को लेकर आना, समझना। एक जो लीडर होगा वो फोकस पॉइंट होता है चियाज्मेटिक में, ठीक है। देन सिचुएशनल, जैसी सिचुएशन वैसी लीडरशिप। क्या होगा? अब दो में कंफ्यूजन है मैम, बी या डी, है ना?
कितने लोग बी बोल रहे, कितने लोग डी? ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई। मीनल वेरी गुड, आप सभी लोग ठीक है। इट्स डी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में और बहुत सारी कंपोनेंट्स है दैट आर इंक्लूडेड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज सम काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव वाली पावर ज़्यादा इंक्लूड होती है उसमें। तो ये सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पे चले। There are several differences between a leader and a manager. The manager does not have management of nursing services. बताओ, एक मैनेजर और एक लीडर में क्या डिफरेंस है? ये सिंपली ये पूछा है। ऐसा क्या है जो एक लीडर के पास होता है और मैनेजमेंट के पास नहीं, मैनेजर के पास नहीं? हाँ क्या? नहीं, वो तो दोनों के पास होती है, लीडर के पास भी होगी, मैनेजर के पास भी होगी, है ना। सबऑर्डिनेट दोनों के पास होंगे, है ना, मैनेजर के पास भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी, मैनेजर की भी और लीडर की भी। तो क्या बचा है? अब सबऑर्डिनेट और फॉलोअर्स में क्या डिफरेंस है? फॉलोअर जो है वो अपने मन से फॉलो करेंगे, ठीक है। व्हाइल सबऑर्डिनेट्स आर दे आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। समझ रहे हो, कुछ काम का कुछ फायदा हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? लीडर्स के क्या होते हैं? मोदी जी के क्या है, जिसको तुम बोलते हो भगत, है ना, मोदी भगत है भाई। ये तो क्या हो गया? या लड़के बोलते हैं मलाइका शेरावत पसंद है जी, हम मलाइका शेरावत को फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स, है ना। मलाइका है क्या है, जो भी नाम है, वेरी बैड। सो आंसर इज फॉलोअर्स। मैनेजर के पास फॉलोअर नहीं होते हैं, है ना। ऐसी कितनी कंपनीज है जिनको तुम, रिलायंस, है ना, मुकेश अंबानी, ये इनके फॉलोअर्स हैं? नहीं है ना। वही तुम और किसी लीडर की बात कर लो कंट्री में, उन सबके फॉलोअर्स हैं, है ना, जो उनके कथन को अपने मतलब वो मान ले, जीने की ना रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके थ्रू वो उनकी कही हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। द नर्स मैनेजर हैज सेवरल रोल and function to play. Which of the function is given below is the least important? एक नर्स मैनेजर है, उनको बहुत सारे काम होते हैं, इनमें से जो नीचे दिए हैं सबसे लीस्ट प्रायोरिटी। बताओ। ये वर्ड्स तो इजी हैं, समझ पा रहे हो ना तुम लोग। पहला है डिसीजन मेकिंग, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजीज, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? है। इफेक्टिव लीडिंग, ठीक है, या लीडरशिप, ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? है ना। लीडिंग एक चीज़ को, जो तुमने स्ट्रेटजीज बनाई है उसको लीड करना इज इम्पॉर्टेंट, राइट। डी मैनिपुलेटिंग पीपल, चार लोगों का ग्रुप बना के वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, या फिर कैसे कुछ लोग होंगे जो, कुछ लोग तुमने देखा होगा जो दोनों तरह से एक्ट करते हैं, स्पेशली मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स के सामने बिहेव करते हैं कि ऊपर वालों की गलती है, सुपरवाइजर्स की गलती है, और ऊपर वालों के सामने बिहेव करते हैं नीचे वालों की गलती है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड
मैनिपुलेशन। सो लीस्ट प्रायोरिटी क्या है भाई? ये सब छोड़ के काम धंधे पे लग जाओ, अच्छे से लीड करो ग्रुप को, है ना? तो आंसर इज वेरी गुड। गुड मॉर्निंग नीतू। मुकेश, वेरी गुड, मैनिपुलेटिंग पीपल। देन नेक्स्ट इज द नर्स मैनेजर रिक्वायर्स several skills to be effective in her work. Which of the following skill is the most important skill to be an effective nurse manager at all levels of management? ठीक है, बताओ। टेक्निकल स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन स्किल इम्पॉर्टेंट है, या सुपरवाइजरी स्किल? रिमेंबर, यहाँ नर्स मैनेजर की बात हो रही है, सिर्फ मैनेजर की बात नहीं हो रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। मुकेश बताओ भाई, कंसेप्चुअल स्किल्स क्यों? नीतू जी आपने आंसर किया सुपरवाइजरी स्किल्स। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। नर्स, जहाँ नर्स आ जाता है वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? ह्यूमैनिटी। वेरी गुड, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, कोई भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल का मैनेजर हो, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग्स को समझे, है ना? कोई भी नर्स मैनेजर है, शी कैन बी इफ़ेक्टिवली डू हर वर्क अगर वो बाकी सारी नर्सेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, उनका समझ सके एज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर होगी तभी वो एक अच्छी नर्स मैनेजर। इसमें बात हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन जनरल स्किल्स की बात होती तो दीज शुड बी देयर, सारे के सारे होने चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? ह्यूमन स्किल। समझ आ गया? मुकेश क्लियर हुआ? मीनल वेरी गुड, ह्यूमन स्किल्स सही आंसर किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Leadership is important for the success of any organization. The following is an important element in leadership except. तो इसमें important क्या है, याद रखना है। There must be a leader and followers in the organization. The leader is usually autocratic. There is unequal distribution of power between the leaders and the followers. The leaders can influence the behavior of their followers. सी इसका आंसर तब होता अगर मैं वहाँ पे बोलती, मैंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीडरशिप दिया होता। इन जनरल बात हो रही है। डू यू थिंक एक लीडर को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए? ये उसके स्किल्स में होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक मैंने बताया था ना, अथॉरिटेरियन बात कर रहे थे हम जब। एक और लीडरशिप का स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक। डिक्टेटर होना चाहिए क्या एक लीडर को? नहीं ना। सो द आंसर इज बी, द लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, बाकी सारा हो सकता है। अनइक्वल किस में देखने को मिलता है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में या देखने को मिलेगा। एक लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन एक लीडर को, मतलब लीडर के फॉलोअर्स होने ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियस है, तभी तो वो लीडर बना है। फॉलोअर्स के बिना लीडर बन सकता है? नहीं ना। तो आंसर इज बी। क्लियर है? मुकेश ए, ओके,
ठीक है, नेक्स्ट। चलो इसका आंसर सबने जोर से बोलो। सबको समझ आ गया? क्योंकि वो नर्स जो मैनेजर है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? डिक्टेटर की तरह। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। Who should write the report of a patient having a fall in the bathroom? रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट होती है ना, सुना है इस वर्ड के बारे में, है ना? कौन लिखता है? पहला, द रजिस्टर्ड नर्स इंचार्ज, जो उसको देख रही थी वो वाली रजिस्टर्ड नर्स। बी, द असिस्टेंट नर्स हु इज विटनेसिंग द इंसिडेंट। मेरा कोई भी सबऑर्डिनेट, मैं सीनियर, मतलब मैं टीम वो थी, मेरा पेशेंट था और मेरे को एक नर्स असिस्ट करी थी न्यूली ज्वाइन, वो लिखेगी। कौन लिखेगा? मैं लिखूँगी या वो? ठीक है। थर्ड, उसका फैमिली मेम्बर जो उसे हेल्प कर रहा था। डी, या नर्स मैनेजर उस यूनिट की। बताओ। वाई? जो करता है ना वो लिखता है, ठीक है, जिससे हुई है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा पेशेंट था, मेरा पेशेंट का फॉल हुआ बेड से, तो आई विल राइट द रिपोर्ट, ठीक है। जिसने विटनेस किया मैं उससे स्टेटमेंट लेके लिखूंगी दैट दैट पर्सन वाज स्टैंडिंग देयर, उन्होंने विटनेस किया, ठीक है। तो आंसर इज द रजिस्टर्ड नर्स, she is authorized to write the first report. सेकेंड रिपोर्ट जो लिखते हैं, जो सुपरवाइजर के पास जाने, वो लिखता है नर्स मैनेजर, ओके। हायरार्की ऐसी होती है ना, तुम पहले अपने सीनियर, यूजुअली अगर मैं कहीं वर्क कर रही हूँ, मेरा कोई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, कुछ हो जाता है गड़बड़, तो पहले मैं जाके सीनियर से बात करती हूँ, है ना। पहले तो खुद में ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि यार मैं इसे किसी तरह से हटा सकूँ प्रॉब्लम को। नहीं हो रही होती तो फिर सीनियर जाके बात करेंगे SNO मैम से, SNO मैम बात करेंगी ANS मैम। सो इट रिक्वायर्स, मतलब एक लीड फॉलो होती है ना। नेक्स्ट, द स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन इज। बताओ। मैंने एक बात बोली है, देखो, सुपरविजन, मैं सिर्फ तुम्हें देखती रहूं, सुपरवाइज करती रहूं, क्या वो तुम लोगों को सक्सेस देगा? नहीं ना। इम्पॉर्टेंट है कि मैं तुम लोगों को साथ के साथ गाइड करती रहूं, तुम लोगों को लीड करती रहूं, डायरेक्ट करती रहूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सा हुआ? कंट्रोल करने से कुछ होगा? मैं बोल रही नहीं तुम लोग खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, ये है वो है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। ना ही मेरा गोल था उसको अचीव करने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? डायरेक्टिंग। वेरी गुड। मीनल, ये पॉलिसी अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, उनकी पॉलिसी कैसे होती है। बट इनिशियली जो फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है, जो इंसिडेंट रिपोर्ट में जो फॉर्म फिल करता है, आइडियल जो सिनेरियो होता है वो भरा जाता है एक नर्स के बारे में जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है।
जैसे मेरे पेशेंट का होगा तो एक इंसिडेंट फॉर्म आता है, आई डोंट नो कितने हॉस्पिटल्स में है बट सफदरजंग हॉस्पिटल में है, ठीक है, एंड यू हैव टू फिल इट। हाँ NABH में सब में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल्स। ये जो चारों पॉइंट्स है ये एक नर्सिंग केयर मॉडल हैं। तो उसमें पूछा है ICU में जिस तरह की केयर रिक्वायर्ड होती है उसके लिए कौन सा नर्सिंग केयर मॉडल इफेक्टिव रहता है। क्या होता है केस मेथड? वेरी गुड, द केयर बेस्ड ऑन द डिसीज। एक पेशेंट है डायलिसिस का, ठीक है, तो या किडनी फेलियर का, तो उसके साथ कौन सी तरह का नर्स काम करी होगी? एक डायलिटिक नर्स, ठीक है, who know how to manage the dialysis machine and मतलब केस के थ्रू वर्क करना। देन फंक्शनल मेथड में क्या होता है? फंक्शनल मेथड में होता है एक टीम लीडर होता है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, टीम लीडर TN बोलते हैं जिसको, और उसके नीचे क्या होती हैं? नर्सेज होती है, जूनियर नर्सेज होती हैं, तो उन सबको काम देगा, ठीक है। टीम कैसे काम देगा? एक जने को बोलेगा तुम सबके वाइटल्स करके आओगे, जो सबसे इंटर्न्स होते हैं जिनको बोलते हैं, है ना, इंटर्न्स को यूजुअली बोलता है कि आप लोग वाइटल्स करके आओ। दूसरी नर्स को क्या बोलेंगे? आप बेसिक केयर कर लो, है ना, हेयर केयर, ठीक है, बेडिंग कर लो, ये कर लो, बेसिक केयर आप लोगों का। दूसरे को बोलेगा आप मेडिकेशन करोगे, तीसरे को बोला आप सारे चार्टिंग का काम करोगे, ठीक है। सो फंक्शनल एक मतलब अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम को डेलीगेट करके यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल मेथड, ठीक है। प्राइमरी केयर मेथड बताओ, ये सबसे हेक्टिक टाइप का केयर होता है और ये सबसे इफ़ेक्टिव भी माना जाता है। इसमें जो सेटिस्फेक्शन आता है नर्स को और पेशेंट को वो सबसे ज़्यादा आता है। क्या होता है? 24/7 एक ही नर्स रिस्पॉन्सिबल रहती है पेशेंट के लिए, इवन शी इज़ प्रेजेंट और नॉट ऑन ड्यूटी, ठीक है। एक नर्स इंचार्ज रहेगी एक पेशेंट की, ठीक है, उस पेशेंट की हो सकता है वो 3 हो 4 हो, पेशेंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, बट एक ही नर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगी थ्रू आउट द पीरियड, एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, ठीक है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट फिजिबल एक पर्सन को, और ऊपर से कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि उसको हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। अब इवनिंग में थी नहीं, ठीक है, मेरा पेशेंट था, इवनिंग वाले स्टाफ ने कुछ कर दिया, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी, क्योंकि मुझे असाइन हुआ था। तो ये लैकुनाज हैं इसके, बट जो केयर मिलती है इसमें, ठीक है, जो एक इम्प्रूवमेंट मिलती है नर्स को, जितना स्किल डेवलपमेंट होता है वो इसमें होता है, ठीक है। शी हैज़, उसको सब पता होगा उस पेशेंट के बारे में, है ना, एक तरह से सब कुछ, कितना टाइम, कैसे, कितना, सब कुछ। नेक्स्ट आता है टीम मेथड। अब इसमें क्या है? एवरीवन इन द ग्रुप हैज़ अ वर्क, ठीक है, टीम की तरह। इसमें कोई डेलीगेट नहीं करता, इसमें कोई TN नहीं होता, इट इज़ जस्ट टीम हु आर वर्किंग टुगेदर, ओके। चलो अभी एक ब्रेक लेते हैं, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट। इसका आंसर क्या है वैसे? ICU में कैसा होना चाहिए? ये फिजिबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, ना ही ये कर हो पाएगा, टीम वाला भी नहीं हो पाएगा। सो बेस्ट इज केस मेथड। समझ आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। चलो अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद